गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है स्टरलाइजेशन एंड इट्स मेथड। तो जो स्टरलाइजेशन है, हमारा लेबोरेटरी टेक्निक्स है स्टरलाइजेशन, इसके मेनली इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फिजिकल मेथड, सेकंड है केमिकल मेथड, थर्ड है मैकेनिकल मेथड और लास्ट वाला है बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, इन सबको यहाँ पर फिजिकल मेथड को डिटेल में दे रखा है। हीट है, रेडिएशन है। हीट में भी दो होते हैं, ड्राई होता है और मॉइस्ट हीट होता है। ऐसे ही केमिकल में भी गैस होता है और लिक्विड होता है। ठीक है, और मैकेनिकल में आप देखो तो फिल्ट्रेशन एक मेथड है, और बायोलॉजिकल में वायरस है, टॉक्सिन है, प्रीडेटर है। तो इन सब की आपको अगर आप अपना एग्ज़ाम में स्टरलाइजेशन क्वेश्चन लिखो तो आप इस टेबल को बनाना ज़रूर। ठीक है, अब देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको समझते हैं। पहला है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ द वेजिटेटिव पैथोजन बट नॉट बैक्टीरियल एंडोस्पोर या फिर स्पोर। डिसइंफेक्शन में एक प्रोसेस है जिसके द्वारा केमिकल से होती है ये। ठीक है, केमिकल एजेंट को लेते हैं और डिसइंफेक्शन करते हैं, सरफेस का क्लीन अप करते हैं। तो उसमें पैथोजन तो किल हो जाता है, लेकिन स्पोर किल नहीं होता है, बैक्टीरिया वाला वो रह जाता है डिसइंफेक्शन की प्रोसेस में। तो डिसइंफेक्शन एक प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं करता है। ठीक है, स्टरलाइजेशन में देखो क्या होता है, द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द ऑल वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म या ऑल वेजिटेटिव लाइफ, जितनी भी लिविंग लाइफ्स होती हैं वो सारी उसमें डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं स्टरलाइजेशन के अंदर। कोई स्पोर नहीं बचता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बचता है, कोई लिविंग सेल्स उसके अंदर लाइव नहीं रहती है स्टरलाइजेशन के अंदर। एंटीसेप्सिस, इसके अंदर ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं। इसमें क्या कहते हैं, केमिकल यूज़ किए जाते हैं, वही एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटीसेप्टिक होता है ये। ठीक है, और जो लास्ट है कीमोथेरेपी, केमिकल यूज़ किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। कीमोथेरेपी का यूज़ कैंसर में किया जाता है। तो ये भी एक टाइप का स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन के अंदर ही ये सारी टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया जाता है। आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी मिल सकती है। अब देखते हैं एक एक मेथड को हम डिटेल में देखेंगे। उस मेथड में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल मेथड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल, यानी कि फिजिकल स्टरलाइजेशन। ठीक है, फिजिकल स्टरलाइजेशन में पहला प्रोसेस आता है हीट। हीट भी 2 टाइप की होती है, एक होती है ड्राई, एक होती है मॉइस्ट। सबसे पहले हम मॉइस्ट हीट को देखते हैं। मॉइस्ट हीट डिस्ट्रॉय द वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। मॉइस्ट हीट किल द मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। कैसे किल करती है? डिग्रेडेशन करती है न्यूक्लिक एसिड का, डीनेचर कर देती है एंजाइम को, और जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको भी डिसरप्ट कर देती है। अब आप खुद सोचिए, जो ये मॉइस्ट हीट होती है, उस मॉइस्ट हीट कह लो या फिर बॉयल करता हुआ वाटर जो होता है, उसके अंदर जितने भी पैथोजन होते हैं या वो उसकी जो सेल वॉल होती है, अगर आपने पानी गैस पे रखा गर्म होने, तो उसके अंदर जितने भी पैथोजन होंगे उसकी जो सेल वॉल होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हीट मिल रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग वाटर पे। ठीक है, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन डीनेचर हो जाएगी, और उसकी प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं इसके। ठीक है, और मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाती है, और इसीलिए वो जो पूरा ऑर्गेनिज्म होता है वो किल हो जाता है इस मेथड में। ठीक है, तो ये एक मेथड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोज टू बॉइलिंग वाटर फॉर 10 मिनट इज सफिशियंट टू डिस्ट्रॉय वेजिटेटिव सेल एंड यूकैरियोटिक स्पोर। ठीक है, बट यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है। यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया, अनफॉर्चुनेटली द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इट इज़ नॉट सफिशियंट टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल स्पोर। अगर आपने वाटर को बॉयल किया, ठीक है, अब स्टरलाइजेशन का एक प्रोसेस है, वाटर को बॉयल करो तो वो स्टरलाइज हो जाता है, लेकिन उसके अंदर माइक्रोबियल स्पोर रह जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है जो माइक्रोबियल या बैक्टीरियल स्पोर होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं बॉइलिंग वाटर में कई घंटों तक। ठीक है, तो उसके अंदर तो स्पोर रह गया, तो वो एक प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पैथोजन रिमूव हो गए, वायरस रिमूव हो गया, बैक्टीरियल सेल रिमूव हो गई, लेकिन बैक्टीरियल स्पोर अभी भी वाटर के अंदर हैं। अगर हम उसे 100 डिग्री पे बॉयल करेंगे तब भी उसके अंदर बैक्टीरियल स्पोर रह जाएंगे। बैक्टीरियल स्पोर को अगर वो रह गए तो कंटेमिनेशन रह गया वाटर के अंदर। ठीक है, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे? तो इसको रिमूव करने के लिए एक टेक्निक आई, ऑटोक्लेव। इसको फर्स्ट टाइम किसने? चैम्बरलैंड ने 1884 में
कह सकते हो इंट्रोड्यूस करवाया ऑटोक्लेव को। तो ऑटोक्लेव एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम बैक्टीरियल स्पोर को भी किल कर सकते हैं। ऑटोक्लेविंग के अंदर क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग के अंदर देखो क्या होता है, एक तो हीट लगती है, स्टीम लगती है, ठीक है। हीट के साथ उसमें प्रेशर भी लगता है, इसीलिए बैक्टीरियल स्पोर किल हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल स्पोर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मस्ट बी कैरी आउट एट द टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ सैचुरेटेड स्टीम अंडर द प्रेशर। एक तो वाटर की स्टीम, ऊपर से प्रेशर लगता है, तब बैक्टीरियल स्पोर जाके किल होता है, ठीक है। तो इस ऑटोक्लेव का यही एक प्रिंसिपल है कि ऑटोक्लेव कैसे किल करता है बैक्टीरियल स्पोर को और बाकी जितने सारे पैथोजेंस हैं। तो इसीलिए ऑटोक्लेव को एक स्टैंडर्ड मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो ये वर्क कितने पे करता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 psi के प्रेशर पे हमारा ऑटोक्लेव वर्क करता है, ठीक है। तो ऑटोक्लेव के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे भी लिखा है बैक्टीरियल स्पोर विल बी किल ओनली इफ़ दे आर कीप इट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 to 12 मिनट इन ऑटोक्लेव, ठीक है। ये ऑटोक्लेव के लिए ये लाइन लिखी हुई है। ऑटोक्लेव में सिर्फ प्रेशर, स्टीम और प्रेशर के दम पे ही हमारा बैक्टीरियल स्पोर किल होता है। और अब एक प्रॉपर स्टेलाइज हमें वाटर कह लो या फिर जो भी हम उसके अंदर रख रहे हैं, कॉटन रख रहे हैं ऑटोक्लेव के अंदर या फिर और कोई भी कल्चर मीडिया वगैरह रख रहे हैं, तो वो प्रॉपर स्टेलाइज इसीलिए होता है, उसके अंदर से सारे बैक्टीरियल स्पोर और सारे पैथोजन रिमूव इसीलिए होते हैं क्योंकि उसके अंदर स्टीम, वाटर की स्टीम लग रही है, हीट स्टेरिलाइजेशन तो हो रहा है, साथ में प्रेशर के साथ लग रही है, इसलिए हमारे बैक्टीरियल स्पोर्स सारी लिविंग सेल्स किल हो जाती हैं उसके अंदर। यहाँ इस टेबल में बताया गया है अप्रॉक्सीमेटली कंडीशन फॉर मॉइस्ट हीट किलिंग, ठीक है। ईस्ट, मोल्ड्स, बैक्टीरिया और वायरस। वेजिटेटिव सेल को 5 मिनट लगते हैं किल होने में, मोल्ड्स को 30 मिनट लगते हैं और बैक्टीरिया को 10 मिनट लगते हैं वेजिटेटिव सेल को, ठीक है, और वायरस को 30 मिनट्स। सिंपली इधर स्पोर का टाइमिंग दे रखा है, ठीक है, कि स्पोर कितनी देर में किल होगा। नेक्स्ट करता हूँ, देखिए ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है। इसके अंदर हम देखो क्या करते हैं, एक आपने देखा होगा, आप जब आप लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में वर्क करते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर करते हो, तो उसमें आपकी जो इनोकुलेशन लूप होती है ना, उसको आप हीट से वो करते हो, गर्म करते हो, ठीक है। तो वो भी एक तरीका का स्टेरिलाइजेशन है और ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है वो। उसके अलावा हॉट एयर ओवन भी इसी ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन पे वर्क करता है। ये इसका जो टेम्परेचर है वो 170 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 घंटे के लिए इसके अंदर हम अपना पेट्री प्लेट वगैरह रख के स्टेरिलाइज कर सकते हैं हॉट एयर ओवन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऑटोक्लेविंग का दे रखा है, हम ऑटोक्लेव किसी चीज़ को कर सकते हैं और ड्राई हीट यानी कि हॉट एयर ओवन में हम क्या क्या रख सकते हैं। इसमें हॉट एयर ओवन यानी कि ड्राई हीट के अंदर हम ग्लासवेयर वगैरह या इंस्ट्रूमेंट वगैरह को स्टेरिलाइज करते हैं। नेक्स्ट मेथड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी स्टेरिलाइजेशन का ही मेथड है। फिल्ट्रेशन इज़ अ एक्सीलेंट वे टू रिड्यूस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म population in the solution of the heat sensitive material, ठीक है, and some it can be used to sterilize solution। तो जो फिल्ट्रेशन होता है उसका जो मेन रोल है, कोई भी जैसे हमारे पास कोई एंजाइमेटिक सॉल्यूशन है, हमें इसको स्टेरिलाइज करना है। अब इसे हीट से तो करेंगे नहीं, हीट से तो जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं डिग्रेड हो जाएंगे, लेकिन हाँ फिल्ट्रेशन मेथड से कर सकते हैं क्योंकि फिल्ट्रेशन में कोई हीट वगैरह लगती नहीं है उसके ऊपर, तो वो हमारा सॉल्यूशन जैसा है वैसा ही रहता है, उसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी रहती है, तो फ़िल्टर कर सकते हो आप उसको। प्रोटीन सॉल्यूशन है उसको भी हम फ़िल्टर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। यह और सारे सॉल्यूशन है जो हीट सेंसिटिव हो या रेडिएशन के लिए सेंसिटिव हो तो हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। फ़िल्टर में भी 2 टाइप के फ़िल्टर होते हैं, डेप्थ फ़िल्टर होता है, एक होता है मेम्ब्रेन फ़िल्टर। जो डेप्थ फ़िल्टर होता है ये फाइब्रस या ग्रैनुलर मटेरियल का बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर होता है ये एडवांस फ़िल्टर है जो प्रेजेंट टाइम में यूज़ होते हैं। ये सेलुलोज नाइट्रेट, पॉलीकार्बोनेट वगैरह का बना होता है, ठीक है। तो इस फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा हम हीट सेंसिटिव और रेडिएशन के लिए जो चीज़ें सेंसिटिव होती हैं उन सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर सकते हैं।
जो एनिमल सेल कल्चर में जितने सीरम यूज़ होते हैं वो फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा स्टेलाइज किए जाते हैं या फ़िल्टर किए जाते हैं। इसके अलावा फ़िल्ट्रेशन जो मेथड है उसका यूज़ हाँ, कोरोना के टाइम पे मास्क यूज़ हुआ था N95, तो वो भी एक टाइप का फ़िल्ट्रेशन ही था। फ़िल्ट्रेशन यानी स्टेलाइजेशन मेथड के अंदर ही आता है। तो जो उससे एयर जाती थी वो फ़िल्टर होके जाती थी N95 मास्क से, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा N95 मास्क वाला कॉन्सेप्ट। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है वो है हेफा फ़िल्टर। जो हेफा फ़िल्टर होता है वो लैमिनार एयर फ्लो में लगा हुआ होता है और इसके द्वारा भी एयर को स्टेलाइज किया जाता है या फ़िल्टर किया जाता है, ठीक है। हेफा फ़िल्टर, यहाँ पे देखो हेफा फ़िल्टर का लोकेशन दे रखा है कि कहाँ पे वो लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इससे भी हम अपनी जो लैमिनार फ्लो कैबिनेट में जो एयर आती है वो फ़िल्टर होके आती है, वो हेफा फ़िल्टर से ही फ़िल्टर होके आती है। तो यहाँ पे इसकी एक थ्योरी दे रखी है, आप इस थ्योरी को लिख लीजिएगा। मैंने आपको जो इसका मेन पॉइंट था वो बता दिया क्या क्या है। द यूज़ ऑफ केमिकल एजेंट इन कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि केमिकल स्टेलाइजेशन। फिजिकल एजेंट आर जनरली यूज टू स्टेलाइज ऑब्जेक्ट। केमिकल ऑन द अदर हैंड इज आल्सो इज मोर एम्प्लॉय इन द डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्सिस, ठीक है। द प्रॉपर ऑफ द प्रॉपर, यहाँ प्रॉपर नहीं, यहाँ पर्पज होगा। द पर्पज ऑफ द केमिकल एजेंट इज इसेंशियल टू लेबोरेटरी एंड हॉस्पिटल सेफ्टी। केमिकल आल्सो आर एम्प्लॉयड टू prevent microbial growth in food, and certain chemicals are used to treat infectious disease. The use of chemical agent for chemotherapy in human. The next we discuss the disinfectants, and each have its own advantage and disadvantage. Ideally, the disinfectants must be effective against a wide variety of infectious agents such as gram positive and gram negative bacteria, acid fast bacteria, bacterial spore, fungi and virus, ठीक है। तो केमिकल स्टेलाइजेशन का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इस सरफेस को स्टेलाइज करने में या लेबोरेटरी को स्टेलाइज करने में। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, डिसइंफेक्टेंट वर्क बाय डिस्ट्रॉइंग द सेल वॉल ऑफ माइक्रोब्स और इंटरफेयरिंग विद देयर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसकी जो रोल ऑफ मैकेनिज्म है कि केमिकल एजेंट कैसे स्टेलाइज करता है, वो कैसे करता है, सेल वॉल को जो है डिस्ट्रॉय करता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, या फिर उसके जो मेटाबॉलिज्म होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसमें इंटरफेयर कर देता है। इसलिए केमिकल यूज़ होता है स्टेलाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखो केमिकल के नेम दे रखे हैं कि केमिकल स्टेलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। सॉरी, फिनॉल वाज फर्स्ट वाइडली यूज एज अ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक। फिनॉल फर्स्ट टाइम यूज़ हुई थी केमिकल स्टेलाइजेशन में, ठीक है। तो देखो लाइजॉल इज मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ द फिनॉलिक्स, ठीक। फिनॉलिक्स एक्ट बाय द डीनेचरिंग प्रोटीन एंड डिसरप्टिंग द सेल मेम्ब्रेन। फिनॉलिक्स का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, वो प्रोटीन को डीनेचर करती है और डिसरप्ट करती है सेल मेम्ब्रेन को। इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो फिनॉल से फिनॉल लाइजॉल वगैरह से किल होता है, ठीक है। ये था इसका मैकेनिज्म। हेलोजन्स को भी यूज़ किया जाता है। हेलोजन इज एनी ऑफ द 5 एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन इन द ग्रुप 7th A ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इसको भी हेलोजन्स का भी यूज़ किया जाता है। हेलोजन का जो एग्जांपल है वो है बीटाडीन। वुंड को साफ, जब भी कोई घाव वगैरह हो जाता है उसको साफ़ करने के लिए बीटाडीन का यूज़ करती हैं, तो वो हेलोजन ही है और इसी फैमिली से आती है, हेलोजन फैमिली से। और उसको हम वुंड को साफ़ या सरफेस अपना कोई भी घाव को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा स्टेलाइजिंग एजेंट या डिसइंफेक्टेंट की तरह वो वर्क करती है, ठीक है। एल्कोहल को भी यूज़ करते हैं सरफेस को साफ़ करने के लिए। लेबोरेटरी में या लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट को भी साफ़ करने के लिए एल्कोहल का यूज़ करते हैं, ठीक। एल्कोहल आर मोस्ट वाइडली यूज डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। तो जितने फिनॉलिक्स हैं, ये हेलोजन्स हैं, या फिर ये एल्कोहल डिसइंफेक्टेंट या फिर एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करते हैं। दे आर बैक्टीरियासाइडल एंड फंगीसाइडल बट नॉट स्पोरीसाइडल, ठीक है। स्पोर्स को किल नहीं करेगा, ये बैक्टीरिया और फंगाई के लिए है ये। सम लिपिड कंटेनिंग वायरस आर
also destroy. The two most popular alcohol germicides are ethanol और आइसोप्रोपेनॉल. इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल. इथेनॉल का तो यूज़ कॉमनली होता है, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है इथेनॉल. आइसोप्रोपेनॉल थोड़ा कम होता है. Usually used in the about 70 to 80% concentration. They act by the denaturing of the protein and properly by the dissolving membrane lipid. A 10 to 15 minutes soaking is sufficient to disinfect small instrument. ठीक है, 15 से अगर 10 या 15 मिनट आप उसको मतलब अपना कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या इनोकुलेशन लूप वगैरह है आपकी, उसको अल्कोहल में डिप करते हो इतने 10-15 मिनट तक के लिए, तो वो सफिशिएंट होता है उसका पूरा डिसइंफेक्ट करने के लिए उस प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट को अल्कोहल. ठीक है. एल्डिहाइड, जो कॉमनली यूज एल्डिहाइड है वो है फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटा एल्डिहाइड. ठीक है. दे आर हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल दैट कंबाइन विद न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंड इनएक्टिव देम. न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं और उसे इनएक्टिव करते हैं. Probably by cross-linking and alkylating molecule, sporicidal can be used as a chemical sterilization. ठीक है. तो एल्डिहाइड भी यूज़ करते हैं. एल्डिहाइड की बहुत प्यारी मैकेनिज्म भी यहाँ पर समझाई गई है कि वो कैसे वर्क करते हैं. मूव करता हूँ नेक्स्ट पे. यहाँ पे केमिकल एजेंट के नेम दे रखे हैं जो जो केमिकल स्टेरिलाइजेशन में होते हैं. ठीक है. डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स जो जो हैं केमिकल स्टेरिलाइजेशन में यूज़ होते हैं, उसके स्ट्रक्चर और उसके नेम दे रखे हैं. नेक्स्ट आता है गैसियस स्टेरिलाइजेशन. गैसियस मेथड कौन कौन से स्टेरिलाइजेशन के? मैनी हीट सेंसिटिव आइटम सच एज डिस्पोजेबल प्लास्टिक, पेट्री डिश या फिर सिरिंज को स्टेरिलाइज करने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है. इथाइलिन ऑक्साइड ये शो करती है माइक्रोबियल और स्पोर को किल करने वाली एक्टिविटी. इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एल्काइलेटिंग एजेंट. एल्काइलेटिंग एजेंट यानी ये प्रोटीन डीएनए और आरएनए के साथ बाइंड करती है और एल्कलाइजेशन के द्वारा किल करती है. ठीक है. इनएक्टिवेशन करती है ये प्रोटीन डीएनए और आरएनए का. ठीक है. तो इसके द्वारा भी हम किल कर सकते हैं. और ये इट इज़ अ पर्टिकुलरली इफेक्टिव स्टेरिलाइजिंग एजेंट बिकॉज इट रैपिडली पेनिट्रेट पैकेजिंग मटेरियल इवन प्लास्टिक वेब. ठीक है. तो यानी कि अगर कोई चीज़ प्लास्टिक के अंदर भी है तो ये उसे भी पेनिट्रेट कर देगी, पेनिट्रेट करके अंदर जाती है. तो इसलिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये स्टेरिलाइजेशन में इथाइलिन ऑक्साइड. ठीक है. उसके बाद एक चीज़ और आती है. यहाँ पे तो कुछ नहीं दे रखा है. यहाँ मैकेनिज्म दे रखी है स्टेरिलाइजेशन की इथाइलिन की. ठीक है. ये जो BPL है इस एम्प्लॉय एज अ स्टेरिलाइजेशन गैस. इसका यूज़ भी स्टेरिलाइजेशन गैस की तरह होता है. इन द लिक्विड फॉर्म इट हैज़ बीन यूज टू स्टेरिलाइज वैक्सीन्स और सीरा. ठीक है. एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा वैक्सीन और सीरा, उसको स्टेरिलाइजेशन करने के लिए BPL का यूज़ होता है. ये भी एक गैसियस स्टेरिलाइजेशन का मेथड है. जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसका भी यूज़ होता है डिकंटेमिनेट बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट, लेमिनार एयर फ्लो या ऑपरेटिंग रूम अदर लार्ज फैसिलिटीज़ को. अगर हमें कोई बहुत बड़ा लेबोरेटरी वाला इंस्ट्रूमेंट है उसे मतलब डिसइंफेक्टेंट करना है या उसे स्टेरिलाइज करना है तो उसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ होता है. अब लास्ट मेथड आता है वो है रेडिएशन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन. इसको देखो, ये सिंपल है बहुत ज़्यादा. UV रेडिएशन कॉज थायमिन डाइमराइजेशन ऑफ द माइक्रोबियल DNA प्रिवेंटिंग पॉलीमरेज mediated replication and transcription. ठीक है. However, UV does not penetrate glass, dirt, film, water and other substance very efficiency. ठीक है. वेरी मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ पास नहीं कर पाती, लेकिन माइक्रोब्स वगैरह को किल कर देती है वो. बिकॉज ऑफ दिस disadvantage, UV radiation is used as a sterilizing agent only in a few specific situation. ठीक है. UV lamp are sometimes placed on the ceiling of the room or in biological safety cabinet to sterilize the air and expose surface. लेमिनार एयर फ्लो के अंदर लगा होता है ना UV लैम्प, उसकी बात हो रही है यहाँ पे. बिकॉज UV रेडिएशन बर्न द स्किन एंड डैमेज आई
People working in such areas must be carrying in the UV lamp are off when area are in used. आपने लेमिनार एयर फ्लो अपना कैबिनेट यूज़ किया होगा, तो उसके अंदर जब यूवी लैम्प बंद हो जाए तब आप उसमें एंटर करते हो, तो इसका भी ये एक डिसएडवांटेज है जो यहाँ पे इन्होंने बताया है. कॉमर्शियल UV unit are available for water treatment. Pathogen and other microorganisms are destroyed when a thin layer of the water is passed under the lamp. ठीक. Ionizing radiation is a excellent sterilization agent and penetrate deep into the object. It will destroy bacterial spore, vegetative cells and both prokaryotic and eukaryotic दोनों ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा. ठीक है. However, ionizing radiation is नॉट ऑलवेज इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरस, बट वायरस के लिए इफेक्टिव नहीं है यहाँ पे ये. फिर आती है गामा रेडिएशन. गामा रेडिएशन फ्रॉम अ कोबाल्ट 60 सोर्स एंड एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी आर यूज इन द कोल्ड स्टेरिलाइजेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स एंड प्लास्टिक डिस्पोजल सप्लाईज सच एज अ सिरिंज. गामा radiation and electron beam have also been used to sterilize and pasteurized meat and other foods. ठीक है. तो यहाँ पे अलग अलग रेडिएशन दे रखी है, सबका यूज़ दे रखा है और किसका क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है वो दे रखा है. तो रेडिएशन मेथड का यूज़ भी होता है स्टेरिलाइजेशन के अंदर